जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। एशिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन कौन सी है? अगर ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है तो उसका उत्तर मुंबई में है। दैट इज बीएमसी, बृहन मुंबई महानगर पालिका। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पास तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ की एफडीज यानी कि फिक्स डिपॉजिट है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य ऐसे हो सकते हैं जिनका बजट, कुल बजट जो है वो उतना नहीं है जितना बीएमसी का बजट है। इसलिए बीएमसी में राज करने का एक बड़ा मतलब होता है। और अब इस बीएमसी की बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात हम 1950 के दशक की करना चाहेंगे। 1950 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ था तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति जो है वो एक अस्तित्व में आई थी। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन जो बना था महाराष्ट्र में, जिसमें शिवसेना थी, कांग्रेस थी और शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी थी। और ऐसा ही एक महागठबंधन गैर कांग्रेसी दलों का, जिसकी प्रेरणा थे बाबा साहब अम्बेडकर। जी हाँ, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें 1950 के दशक में कांग्रेस द्वारा ही हरवाया गया था। और इसकी परिणति ये हुई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से गैर कांग्रेसी दल इकट्ठा हुए थे, संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनी थी। बीएमसी का चुनाव जो है वो उसने लड़ा था और पहली बार देश में अगर कांग्रेस की कोई बड़ी पराजय हुई थी तो वो बीएमसी के चुनाव में उस समय हुई थी। इसके बाद में चीजें आगे बढ़ती हैं। 1968 में शिवसेना अस्तित्व में आती है, संयुक्त महाराष्ट्र समिति, उसके बाद में ये चीजें धीरे धीरे संपूर्ण समिति, ये आगे बढ़ती है। और होता ये है कि लगभग संयुक्त महाराष्ट्र समिति की जगह जो है वो शिवसेना ले लेती है और धीरे धीरे लड़ाई जो है वो सीधे सीधे हो रही होती है शिवसेना में और कांग्रेस में। भाजपा यहाँ पर बीच में कभी नहीं होती है, ना जनसंघ ना भाजपा। 1985 से अगर बात करें तो 85 से लेकर के 2022 यानी कि 22 और 15 कुल जमा तकरीबन 37 वर्षों में, दो चार वर्षों का कालखंड छोड़ दें, शिवसेना पर कब्जा, बीएमसी पर कब्जा रहा है शिवसेना का। मैं कब्जा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवसेना की यह बैकबोन है। और अगर बीएमसी को हटा दे, बीएमसी का धन हटा दे, तो शिवसेना के हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। और शायद एक बड़ा कारण था कि बाबा साहब ने कई बार कहा था, बाला साहब ठाकरे ने कई बार कहा था कि मुंबई शिवसेना की, मुंबई हमारी, और महाराष्ट्र जो है वो मराठों का। मुंबई पर से वो अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे और मुंबई पर कब्जे का मतलब बीएमसी पर कब्जा बाला साहब ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना का हमेशा कायम रहेगा। स्थितियां अब थोड़ी सी बदलती हैं। 2017 में, 2017 तक तो कांग्रेस और शिवसेना की आपस में लड़ाई हुआ करती थी, अक्सर कांग्रेस शिवसेना ही जीतती थी बीएमसी में। लेकिन 2017 में हुआ ये कि कांग्रेस उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाई। भाजपा ने जो पहले एक तरीके से शिवसेना के साथ में युति बना करके, गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा करती थी, अब की बार अलग चुनाव लड़ा। और हुआ यूं कि तकरीबन बराबर सीटें भाजपा और शिवसेना की आती हैं 2017 के चुनाव में। ये अलग बात है कि शिवसेना को ही सरकार बनाने का मौका दिया जाता है बीएमसी में, उसी का जो है वो वर्चस्व कायम रहता है। राज ठाकरे की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। 2007 में जब राज ठाकरे ने मन से बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने काफी सारे अच्छे तरीके से चुनाव भी लड़े थे, संसद में भी थोड़ा प्रतिनिधित्व उन्होंने करने का प्रयास किया। 2017 तक आते आते वो पार्टी तकरीबन बिखर सी गई थी और उसके बाद में उनकी घरेलू टेंशन भी कुछ रही थी, चुनाव लड़ नहीं पाए थे। लेकिन 2021-22 की बात करें तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और राज ठाकरे के पास में इससे बेहतर मौका अपने आप को सिद्ध करने का हो नहीं सकता। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो मैं एक नाम लेना चाहूंगा आपके आपके साथ में, कांसी राम का। कांसी राम यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिनके नायक जो थे वो कांशी राम रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि केवल जीतना ही आपकी जीत होती है। जीतने के अलावा अगर आपने किसी को हराया है, वो भी आपकी जीत कही जाती है। या मैं यूं कहूं कि तीन तरीके की जीत हो सकती है। पहला चुनाव जो है वो किसी को हराने के लिए आप लड़ सकते हैं और एक तरीके से अपने आप को विजेता बना सकते हैं। दूसरा चुनाव, आप लड़ सकते हैं और खुद हार सकते हैं लेकिन अपना वोट प्रतिशत हरा बढ़ा सकते हैं। और तीसरा चुनाव, आप लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ये तीन तरीके के चुनावों की एक सीधी दर सीधी प्रैक्टिस है जिस पर भाजपा जो है वो बहुत लंबे समय से कायम रही है। इसलिए उसने अपना संगठन जो है वो न केवल संगठन बनाया, संगठन बना करके वो जीतती भी आई है और आगे जीतती रहेगी। ऐसा उनका इतिहास और वर्तमान जो है वो दोनों का दोनों बताता है। राज ठाकरे के पास में इस समय एक बड़ी ताकत है
कि उनके पास में, चूंकि उन्हें मालूम है कि इसमें एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना तकरीबन पूरी तरीके से बिखर चुकी है, उनका नाम से, उनके हाथ से उनका नाम भी चला गया और साथ साथ में उनका प्रतीक चिन्ह धनुष बाण वो भी चला गया है। हर बार दशहरे रैली पर जो एक बड़ी रैली हुआ करती थी दशहरे के पर्व पर, विजयादशमी पर, इस बार उस पर भी पंगे हुए हैं। और विजयादशमी के बाद में हम लोग ये देख सकते हैं कि दीपावली के आसपास जो है वो बीएमसी के चुनाव की डेट्स जो है वो भी आ जाएंगी। तो राज ठाकरे के पास में इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें ये तो मालूम है। तो राज ठाकरे का देखिए अपना ईगो भी है और वो छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे, ऐसी कोई संभावना, बहुत बड़ी संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर टिकना है तो अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। और पावर दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि 4, 5, 10 जो है वो उनके जो वार्ड जो है वो वहां से वो जीत जाएं, कुछ लोग जीत जाएं, इससे पावर हो जाएगी। पावर इससे आती है कि आपके पास में वोट प्रतिशत कितना है। अगर पूरी मुंबई की बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो आपके पास में लोग कितने हैं, टोटल वोट कैपेसिटी जो है वो आपकी कितनी आती है, उसके हिसाब से ही आप डील कर सकते हैं। और शायद राज ठाकरे यही करना चाहेंगे। वो ये नहीं करना चाहेंगे कि मेरे पास में कि कुछ लोग आ जाएं और वो कुछ लोग जीत जाएं इसी बार, और जीत जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कोई और डील कर लूं। वो पहले शायद अपनी ताकत दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये बात कोई खुले मन से सीधा सीधा कहता नहीं है कि मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा और उसके बाद में डील करूंगा, लेकिन हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी ये बात जानती जरूर है और शायद राज ठाकरे भी यही काम इस बार करने वाले हैं। और 2021 में जो दिसंबर में उनकी रैली हुई थी उसके बाद से लेकर के अब तक लगातार वो इस पशुपेश में पूरे तरीके से पड़े हुए हैं और इस केंद्रीय भूमिका में ना सही तो किसी न किसी बड़ी भूमिका में राज ठाकरे का मुझे ऐसा लगता है कि नजर आना जो है वो स्वाभाविक है। वो नजर आएंगे इस भूमिका में कि भाजपा की सरकार बने, उस सरकार में वोट कटुआ के तरीके से राज ठाकरे देखें। अब वोट किसके काटेंगे, डेफिनेटली वो किसी न किसी तौर पे उन लोगों के, उन शिव सैनिकों के जो शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के पास में नहीं जाना चाहते, नहीं जाते हैं, भाजपा के पास में नहीं जाते हैं, शिवसेना से भी उनका जो है वो एक तरीके से विमुख हो चुके हैं। लेकिन राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं और उनकी भी अपनी एक पकड़ रही है शिवसेना के ऊपर, उनका अपना वर्चस्व रहा है, उनकी एक अच्छी खासी इमेज रही है, उनका एक चेहरा रहा है, चेहरे का तेज रहा है। तो वो राज ठाकरे के पास में जा सकते हैं। अगर राज ठाकरे के पास में ये कैपेसिटी होती है कि उनके कारण से शिवसेना कुछ क्षेत्रों में हारी है, तो वो सीट जो वो शिवसेना हारेगी उनका विजेता भी राज ठाकरे को ही घोषित किया जाएगा। और वो सीट जो राज ठाकरे जीतेंगे प्लस जिन सीटों पर हराया, इन दोनों को मिलाकर के जो एक परिणाम निकलेगा वो परिणाम तय करेगा कि राज ठाकरे का आगे के समय में अस्तित्व किस तरीके का और कैसा रहता है। इसलिए राज ठाकरे के लिए चुनाव जो है वो बहुत महत्व का हो जाता है। उद्धव ठाकरे का क्या होता है वो धीरे धीरे समय बताएगा। वैसे इस समय दशहरे पे ऐसा लगा है कि उद्धव ठाकरे ने पहले से ही अपनी पराजय मान ली है और हम लोग ये देख भी रहे हैं कि भाजपा के पास में इससे अच्छा दूसरा मौका आ नहीं सकता और भाजपा बीएमसी का चुनाव जीतेगी ही, ऐसा पक्का लगता है। लेकिन राज ठाकरे का क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि ठाकरे परिवार अभी चुका नहीं है और अगर चुका नहीं है तो उसमें उसकी नसों में दम कितना बाकी है ये इस बार के बीएमसी चुनावों में नजर आ जाएगा। अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराइएगा। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।